आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चाइना के बारे में समझा दूंगा, आखिरकार क्राइसिस क्यों खड़ी हुई है, और आपको सब कुछ बता दूंगा। सब खत्म, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स गॉन, इतने आप बहुत आसान तरीके से कि आप आसानी से समझ जाओ। ठीक है, सेल कल तक हमने बढ़ा दी है। ठीक है, तो आप इस कोर्सेस को अवेल कर सकते हो। भैया कुछ लोगों को लगता है कि सेल, अबे तुम ही लोग बोलते हो, मुझे क्या है, मैं एक तो बहुत टाइम से सेल हमने निकाली नहीं थी, तो आप ही लोग कह रहे थे कि सर सेल निकालो सेल निकालो, फिर सेल बढ़ा रहे तो भी दिक्कत है। तो भाई वैसे भी खैर कुछ लोग तो मुझे पता है कि जो कमेंट आते हैं वो तो उनको पैसे ऐसे दिए जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट आई नो सम पीपल कि वो कैसे वो पूरा काम चलता है हिसाब किताब। ठीक है, तो इसीलिए सेल कल रात 12 बजे तक हमने बढ़ा दी है। कल आपके बहुत कॉल्स आए कि सर प्लीज़ कुछ कोर्सेज पे तो कम से कम सेल एक्सटेंड कर ही दीजिए, तो इसीलिए हमने सेल एक्सटेंड कर दी है। आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं हम अपना। चाइना पिछले 10 साल में जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो $25 ट्रिलियन से बढ़ी है, जिसमें अकेले चाइना ने 40% कंट्रीब्यूट किया है। $10 ट्रिलियन अकेले चाइना ने। लेकिन इस समय चाइना की बगिया बैठ गई है, चाइना की बैंड बज चुकी है। भारत पे क्या इफेक्ट होगा और चाइना में ये क्राइसिस कैसे शुरू हुई, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखो, ये है आपका चाइना। तो अगर आप क्राइसिस को देखो तो इस समय चाइना, वैसे आपको बता दूं कि दुनिया भर 2005 में चाइना मतलब 60% दुनिया जो है वो चाइना में इन्वेस्ट करती थी। मैन्युफैक्चर दुनिया ही करती है। देखो चाइना क्या करता है, चाइना स्पेस दे देता है। एप्पल जो है वो फॉक्सकॉन ताइवान, सेमीकंडक्टर ताइवान चाइना, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना कहता है कि तुम हमारे आ जाओ, टैक्स मत दो, बहुत कम टैक्स दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आके मैन्युफैक्चर करो, हमारे लोगों को रोजगार दो। तो दुनिया भर की कंपनी जो है वो चाइना में जाके मैन्युफैक्चर करती है। आज भी 1/3 जो कंपनीज हैं या जो बाहर के लोग हैं वो चाइना में हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली चाइना चाइना बोल रहे हो, बाहर के लोग, अमेरिकन हो गए, यूरोपियंस हो गए, चाइना में बैठे हुए हैं, वहां पर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। चाइना की जो इकोनॉमी है अगर आप देखो उसके 3 फेज है। फेज 1, सबसे पहला जो फेज है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताते हुए चलूंगा एक एक चीज, वो है आपका 1949 से लेकर 1978, जो कि बहुत ही खराब फेज रहा है, जिसमें चाइना बर्बाद हो गया था। कल्चरल रेवोल्यूशन ने कुछ खत्म कर दिया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना गया, सब कुछ नेगेटिव में, फॉरेन रिलेशंस थे नहीं। माओ जेडोंग एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन इकोनॉमिक के नाम पे जीरो थे, वो उनको कुछ नहीं पता था, बुरी हालत हो गई। फिर अगला फेज आता है फेज 2, जो कि बेसिकली 1978 से 2009 तक चलता है। अब ये ग्रोथ फेज था, डेन जियाओपिंग ने काफी ग्रो किया यहां पे। ठीक है, हाउसिंग सेक्टर, सबको मकान दिया। और आपको बता दूं कि इसी दौरान आप ये समझिए कि फॉरेन एक्सचेंज जीरो से बिलियंस डॉलर में पहुंच गए। लगभग आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन लगभग 80 मिलियन लोगों को आउट ऑफ पॉवर्टी, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला गया। तो चाइना में डेवलपमेंट फेज, और उसके बाद फिर फेज 3 आता है, जो कि 2009 के बाद से, जो कि ये ग्रोथ फेज रहा। और उसके बाद ग्रोथ एक्सपेंशन था, बट सिंकिंग फेज भी आया। ठीक है, कि ग्रोथ और सिंकिंग, अच्छा ये हुआ क्यों, पहले ये देखते हैं। हम बेसिकली इसी 2009 वाले फेज की बात करेंगे कि चाइना बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये शी जिनपिंग जब आए तब भी चाइना बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से। भाई एक समय 1978 आते आते इन्फ्लेशन 28% तक पहुंच गया, तब तो डिफ्लेशन आ गया है। तो आखिरकार पहले, अभी चाइना की स्थिति क्या, अभी चाइना की यह स्थिति है कि चाइना में डिफ्लेशन है, जो कि चाइना को बर्बाद कर सकता है, कर देगा, कर रहा है, कर देगा। चाइना की महंगाई, भाई देखो, मैं अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बना रहा हूं और उसकी कीमत 50 रुपए हो जाए, मेरा तो लॉस है। अच्छा, कस्टमर के लिए तो बढ़िया है, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को बनाना ही छोड़ दूंगा, तो अल्टीमेटली लॉस किसका हुआ, इकोनॉमी का, जीडीपी का। तो यह हालत है चाइना में। चाइना में जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है वो नेगेटिव, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेगेटिव, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं 60% चाइना की जीडीपी का कंट्रीब्यूट, पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर 30% गया, बैंकिंग कोलैप्स। चाइना इस समय बहुत बुरी हालत में है। अच्छा चलो हम शुरुआत, पहले देखो इसको हम समझते कि हुआ कैसे। ठीक है, देखो 3 चीजें हैं। सबसे ऊपर आता है आपका बैंकिंग सिस्टम।
ठीक है, जिसमें हम बेसिकली शैडो बैंकिंग की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका रियल एस्टेट क्राइसिस। रियल एस्टेट जो हाउसिंग क्राइसिस है इस दुनिया में, मैं बताऊंगा। अच्छा अभी बता तो इसको पहले कंप्लीट कर दूं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका जो अभी प्रेजेंट क्राइसिस है, ठीक है, जो डिमांड नहीं है, यानी कि जो पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक क्रेडिट या क्रेडिट क्राइसिस भी इसको बोल सकते हैं। अब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। दुनिया में जो भी क्राइसिस आती है वो बैंक से ही शुरू होती है, ठीक है, बैंक, और फिर बैंक से आती है वो हाउसिंग पे। 2008 में जो अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस, आपको कभी भी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस समझनी है तो सबसे पहले बैंक से ही शुरू होगी, ठीक है। तो बैंक 1929 का ग्रेट डिप्रेशन बैंक से शुरू हुआ, और फिर वो रियल एस्टेट पे आता है, और फिर वो लोगों पे आता है। अब ये चक्री कैसे काम करती है और चाइना में क्या हुआ, देखो चाइना में क्या हुआ, चाइना के एग्जांपल्स हम समझते हैं। ये है आपका बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। अब बैंक पैसा कैसे कमाता है, आपने बैंक को 100 रुपए दिए। इस दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है वही दुनिया को कंट्रोल करता है। यहूदी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, तभी वो पास्ट में भी, इतिहास में जिन्होंने पैसे को कंट्रोल किया, ठीक है, जो भारत में मारवाड़ीज, चेतियार्स, बनियास, इन सब ने पैसों को कंट्रोल किया, इसीलिए बहुत अमीर। तो अब जैसे आपके पास है 100 रुपए, है ना, अब आपने 100 रुपए बैंक को दिए और बैंक ने बोला कि हम इस पे तुमको 1% इंटरेस्ट देंगे। अब आपके 100 रुपए उसने लोन पे दे दिए, और जिसको लोन पे दिए उससे इसने 10% लिया, तो बैंक को कितना मिला, 110 रुपए। वापस बैंक को 110 रुपए मिले, यानी कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो ना, कि आपने बैंक को 100 रुपए दिए, आपको मिलने कितने, 101 रुपए। उस 100 रुपए को बैंक रखता नहीं है, बैंक आगे लोन पे दे देगा। तो अब बैंक ने बोला, जिसको जैसे दूसरे को लोन दिया, उसने कहा कि आपको 10% लोन, हम आपको लोन दे रहे हैं आपके घर के लिए, आपको 10% हमको वापस देना है। तो बैंक को 110 रुपए मिले, तो यानी कि बैंक का प्रॉफिट 10 रुपए हुआ। अब उसने 1 रुपए आपको दे दिया, 9 रुपए बैंक के पास आ गए। पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, क्योंकि बैंक जो है वो आपके पैसे को छापता है और आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब बैंक लोन से पैसा कमाता है। बिल्कुल सही, बैंक लोन से ही पैसा कमाता है और उस पर जो ब्याज उठाता है, ब्याज लेता है। लेकिन अब देखो इसमें दो चीजें हैं। पहला, बैंकिंग सिस्टम में अगर लोन आसानी से मिल रहा है तो बैंक प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन इसमें रिस्क का खतरा भी है। दूसरा, अगर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं तो बैंक लॉस में रहेगा। चाइना में यह वाला हिसाब किताब है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। प्रॉब्लम यह हुई कि 2008 के बाद जब चाइना में क्राइसिस आया तो सरकार ने बोला कि भाई एक काम करो, लोन्स देने शुरू करो बिजनेस को, जितना हो सके लोन्स दो, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है चाइना में। तो अब यहां पे चाइना जो पैसे मिलेंगे, आधे तो सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट लेंगी और आधा उनको जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कि बैंक से लेना पड़ेगा, ठीक है, जिनको भी आप लोन दे रहे हो, क्योंकि भाई इकोनॉमी को चलाना पड़ेगा ना, इकोनॉमी को चलाने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि भाई देखो, इन्होंने केंद्र से इनको तो पैसा मिल गया, ठीक है, लेकिन जो बाकी का पैसा वो तो बैंक से लेना है। अब बैंक के पास अगर कोई पैसा लेने जाएगा तो चाइना में रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, 50 करोड़ से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हो। कोई बिजनेस अगर पैसा लेने गया तो, और इतना ज्यादा डिले होता है चाइना में बैंकिंग सिस्टम में। अगर आप पैसा लेने गए, वही भारत की तरह हिसाब किताब है कि एक एक चीज देखी जाती है, एक एक चीज, और डिले होता है, ऐसे तुरंत नहीं आता है। तो इसमें एक शैडो बैंकिंग, ये शैडो बैंकिंग क्या होती है, किसी भी चीज में शैडो लगता है, यानी कि उसकी परछाई। इलीगल तो नहीं, लेकिन काम बहुत आसानी से हो रहा है। शैडो बैंकिंग का मतलब यह है कि जब यहां से बैंकिंग को पैसा नहीं मिला, ठीक है, लोगों को पैसा नहीं मिला, तो ये यहां पे गए, शैडो बैंकिंग। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि लोकल गवर्नमेंट तक इनसे पैसा लेने लगी। शैडो बैंकिंग क्या है, कुछ नहीं है, ये बस एक बैंक है, इसको आप एनबीएफसी कह लो, कुछ भी कह लो, जो कि सरकार के रेगुलेशन से बाहर है, ठीक है, सरकार के रेगुलेशन से, यानी कि जो ट्रेडिशनल सरकारी बैंक का जितना स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है, या आपको पैसे नहीं दिए तो ऐसी की तैसी कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फर्क क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं हूं, अब जैसे मैं बैंक के पास 100 करोड़ रुपए लेने गया, ठीक है, और बैंक ने मुझे पैसे दिए नहीं, और दिए भी तो इतना पेपर वर्क, 5% इंटरेस्ट पे मुझे उसने 100 करोड़ नहीं दिए, तुरंत नहीं दिए, 10 करोड़ रुपए दिए। बाकी का 90 करोड़ किससे लूंगा मैं, मुझे तो पैसा चाहिए, शैडो बैंक से लूंगा।
अब शैडो बैंक, देखिए सरकारी बैंक पे इंटरेस्ट रेट भले ही कम होगा, लेकिन बहुत मतलब झकझक होगी कि यार ये पेपर दो, इसे यार भैया रख लो, नहीं चाहिए तुम्हारा लोन, हम इनके पास चले जाएंगे। ये क्या है, ये मुझे 100 करोड़ रुपए दे देंगे, भले ही ये इंटरेस्ट मान लो 30% ले, 20% ले, चलो 20% हम इंटरेस्ट मान लेते हैं, 20% पे इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे पैसे तो मिल जाएंगे। तो अब हर कोई इससे बोरो करने लगा दोस्तों। 70% चाइना शैडो बैंक से बोरो करने लगा, जिसकी वजह से एक बैंकिंग क्राइसिस क्रिएट हो गई। समझ रहे हो, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो गई यहां पे, इन्हीं बैंकिंग की वजह से, इन्हीं शैडो बैंक्स की वजह से, क्योंकि ये तो सरकार के रेगुलेशन के अंडर है नहीं, तो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है भैया, है ना। और धीमे 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 यही प्रॉब्लम जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आ गई। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर कैसे आई, आप ये भी समझो। देखो, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ऐसे आई कि भाई देखो क्या हुआ कि देखो सरकार ने क्या किया, सरकार को जब इसके बारे में पता चला, शैडो बैंक्स के बारे में पता चला, तो सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। ठीक है, तो सरकार ने सब बंद कर दिया, कुछ नहीं। अच्छा, शैडो बैंक्स का सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आप रिकॉर्ड बुक्स में नहीं आओगे, ये इनका पूरा अपना हिसाब किताब होता है कि तुम डिफॉल्ट भी कर गए तो तुमको रिकॉर्ड बुक्स में नहीं रखेंगे। सरकार ने सबको हटा, जल्दी वहां से हटाओ, शैडो बैंक सब हटा दिया कि नहीं कुछ नहीं। तो अब जिनको पैसा मिल रहा था उनका पैसा एकाएक बंद हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, यानी कि अब पैसा है नहीं। समझ रहे हो, एक तो रिस्ट्रिक्शंस है भाई, चाइना को करना ही चाहिए था कि रिस्ट्रिक्शंस हटाने चाहिए थे, वो उन्होंने हटाया नहीं। भाई सरकार ही तो पूरा देखेगा आपको, है ना। अभी आप भारत में भी अगर लोन लेने चले जाओ तो पूरा देखता है भैया क्या है, कैसा है, कितना ATR है, बहुत जरूरी भी है देखना। लेकिन बाकी जगह, कई ऐसी जगह जहां पे आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है ना। तो यही हुआ, लेकिन इन्होंने, सरकार ने फिर 2016 आते आते हटाओ सब। तो अब इसके बाद डिमांड जो है वो एकदम से ड्रॉप हो गई। डिमांड नहीं ड्रॉप हुई, मतलब सप्लाई ड्रॉप हो गई, क्योंकि जब सरकार ने रेगुलेशन, सरकार ने स्ट्रिक्ट मतलब बोला कि बहुत मारेंगे अगर कोई भी ये इसमें लिप्त पाया गया, पैसा लेना हमसे लो आके। तो अब फिर से जब यहां पे इन बैंकों में गए तो स्लो, डिले प्रोसेस, बहुत ज्यादा स्लो दिक्कत। तो जब इतना स्लो प्रोसेस है, अब सेकंड रियल एस्टेट सेक्टर। अब भाई इसमें क्या है, हाउसिंग, देखो किसी भी देश में घर बिल्डिंग्स बनती ही बनती हैं, पूरा देश बिल्डिंग पे ही चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है। चाइना में 30% रियल एस्टेट सेक्टर है, 30% रियल एस्टेट सेक्टर है। अब स्टेप 1 पे वापस आओ, मैंने क्या कहा था, पैसे अब आना बंद हो गए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर तो पूरा लोन पे चलता है भाई रियल एस्टेट सेक्टर तो पूरा लोन पे चलता है। तो एक तो अमेरिकन हाउसिंग क्राइसिस की वजह से दिक्कत ऑलरेडी थी, और फिर यहां पे जब सरकार ने फिर से क्रैकडाउन शुरू किया तो ये पैसे आना बंद हो गए। तो रियल एस्टेट सेक्टर पैसा कहां से कमाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि भाई यहां पे जैसे घर जो हैं, घर बने पड़े हुए हैं, ठीक है, खूब सारे घर बन गए, बढ़िया तरीके से बन गए, बना लिए, इनको तो पैसा चाहिए, शैडो बैंक से पैसा आ नहीं रहा है, तो इन्होंने क्या, जनता से पैसा लेना शुरू किया। जनता से इन्होंने पैसा लेना शुरू किया। अब जनता से इन्होंने कैसे पहला पैसा लेना शुरू किया, इन्होंने सेल से पैसे पहले ही पैसा लेना शुरू किया। ठीक है, कि एक काम करो, तुमको पैसा दो, यानी कि जैसे मान लो कि तुम 50 लाख का अगर घर खरीद रहे हो, ठीक है, तो बनने से पहले हमको तुम 40 लाख रुपए दे दो, हम 10 लाख का तुमको डिस्काउंट कर देंगे। जनता खुश, जनता ने बोला भाई बिल्कुल ले लो, बनने से पहले तुम हमको पैसा दे दो। तो यहां पे रियल एस्टेट सेक्टर के पास इतने पैसे आ गए, मस्त, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे खासे रियल एस्टेट के सेक्टर के पास पैसे जनता से आ रहे, डायरेक्ट बैंक के पास गए ही नहीं। बैंक के पास भी गए, लेकिन उतना नहीं कि भाई तुम जनता से 0% इंटरेस्ट पे जनता से पैसे ले लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यही हुई कि जो नए हाउसेस बन रहे थे उसमें तो बहुत राइजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी थी वो नीचे गया। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर को लगा कि भाई जो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हाउसेस है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं घर खरीदने जाता हूं तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मैं देखूंगा घर बनके तैयार है कि नहीं। लेकिन अगर कोई मुझे बिल्डर कह दे कि भाई देखो ये घर 1 करोड़ का है, या नहीं ये घर मान लो 50 लाख का है, आप टेंशन ना लो, 6 महीने में जमीन के साथ आपका घर खड़ा कर देंगे, आप 40 लाख रुपए दो, तो मैं जाहिर सी बात है 40 लाख ऑप्शन पे ही जाऊंगा, बने बनाए घर को नहीं लूंगा, मैं वेट कर लूंगा 6 महीना। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर ने किया क्या, इनके पास ऑलरेडी जो है वो घर बने पड़े थे। अब इन्होंने सोचा कि एक बार पैसा आएगा तो ये पैसा लगाएंगे, और ये वाला घर, जब ये जो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए घर हैं, जब वो बिकेंगे तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन लोगों ने इस पे पैसा लगाना शुरू किया, जो प्री हाउसिंग सेल्स थी, कि बिना घर खड़ा किए ही जो है उससे जो पैसा आया वो तो खूब लग गया, लेकिन जो घर ऑलरेडी बने हुए वो तो बिके ही नहीं। तो यहां पे रियल एस्टेट सेक्टर
बहुत बुरी तरीके से फंस गया। और ऊपर से बैंक को आपको इंटरेस्ट देना है, बैंक से जो आपने लोन लिया वो आपको इंटरेस्ट देना है। तो ये चक्री बन गई एक तरीके से। पैसा तो आया, अब हुआ क्या कि देखो, जो जनता से पैसा है उसको तो जनता को आपको घर देने पड़ेंगे, और आपके बने हुए घर बिक नहीं रहे, ऊपर से आपको बैंक को इंटरेस्ट देना है। यानी कि पैसा आ तो गया है लेकिन खर्चे बहुत है आपके। तो इससे क्या हुआ, जनता ने जो 40-40 लाख रुपए दिए थे, जो भी जितना भी पैसा दिए थे, वो घर कभी बन ही नहीं पाए, वो घर वहीं के वहीं रह गए। ऊपर से उन घर की वैल्यू डिक्रीज होने लगी, डिफ्लेशन। अब जब घर की वैल्यू डिक्रीज होने लगी तो सिंपल सी बात है, जब किसी भी चीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो मैं खर्चा कम कर दूंगा, मैं खरीदूंगा ही नहीं, बाहर में जाओ, मुझे नहीं खरीदना है। तो जनता ने पैसे ही खर्च करना बंद कर दिया। यानी कि अब एक क्रेडिट क्राइसिस शुरू हो गई कि भाई जब हमारे घर जो है, अब हमारे पास पैसे वैसे बचे नहीं है, ठीक है, हम नहीं। और ऊपर से दोस्तों जो लोन जा रहा था, क्योंकि देखो जनता ने क्या किया था, बैंक से लोन उठाया था इन हाउसेस के लिए, घर के लिए। अब भाई यहां पे लोगों के घर की हाउसेस डिक्रीज, पैसा है नहीं तो लोन भी डिफॉल्ट करने शुरू कर दिए। अब जब लोन डिफॉल्ट करने शुरू किए रियल एस्टेट सेक्टर ने, जनता ने भी, तो हम ये देखते हैं कि बैंकों पे ताले लगने लगे। साथ ही साथ अभी क्या हुआ था ना, चाइना के बैंक ने बैंक अकाउंट फ्रोज कर दिए थे। मतलब लोग ना पैसा निकालने लगे थे अपना, बैंक से निकालो पैसा निकालो, सब तो निकाल ही नहीं सकते तुम, फ्रोज, वरना बैंक बंद हो जाएगा। तो ये हुआ है इस समय, लोग अब पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, जो कि शुरू हुआ था बैंक, फिर रियल एस्टेट पे आया और फिर अल्टीमेटली जनता पे आ गया। दूसरा पॉइंट भाई देखो, लेबर इनपुट, कैपिटल इनपुट और टोटल प्रोडक्टिविटी, इन तीनों पे ही जो है वो आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है। ये लेबर इनपुट लगातार चाइना में डिक्रीज होता जा रहा है। एक तो चाइना की एजिंग पॉपुलेशन, लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे हैं, तो चाइना में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, वो कहां से काम करेंगे, लेबर इनपुट डिक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है इसी वजह से, समझ रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से इस समय चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। एक डिफ्लेशन आ गया है चाइना में कि लोग पैसे ही नहीं खर्च कर रहे, डिमांड है ही नहीं और सप्लाई ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी डूबेगी ही डूबेगी। भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि अब भारत इस मार्केट को फिल कर सकता है, जहां पे चाइना, क्योंकि चाइना अब भाई जाहिर सी बात है कि उस चाइना को मुश्किल आएंगी, अभी आगे आने वाले समय में चाइना को और मुश्किल आएंगी। क्योंकि अब देखिए चाइना के पास क्या ऑप्शन है, या तो पैसा दे दे जनता के हाथों में, लेकिन ये होने वाला नहीं है, स्टिमुलस चाइना देगी नहीं, है ना, फिस्कल स्टिमुलस की, लो बेटा पैसा दे दिया हमने तुमको, घर खरीदना है घर खरीदो, लोन खरीदना है। मैंने बताया चाइना की कितनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रहती है, वो चाइना कभी नहीं करेगी। चाइना कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, ये घूम फिर के आपके पास ही आया है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, वेट, और अपनी पॉलिसी बदलेंगे। अब वो भी बदलेंगे नहीं बदलेंगे पता नहीं। तो भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एफडीआई भी चाइना में बहुत कम हुआ है, भाई लोग भाग रहे हैं। देखिए प्राइवेट को तो इंटरेस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, उनको रिटर्न चाहिए, भाग रहे हैं। तो ये भारत में आ सकते हैं, जो फैक्ट्री चाइना में भारत में लग सकती है, जो प्रोडक्ट चाइना बाहर को बेचता है वो भारत बेच सकता है। भाई अल्टीमेटली क्या है, या शुरुआत में मैंने लेक्चर में क्या बताया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वही चाइना में है ना, तो भारत में आके लगा दो। लेकिन इसमें भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टैक्सेस वैक्सेस बिल्कुल कम, जो कि सरकार करेगी नहीं करेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यही है। तो आई होप ये चाइना की क्राइसिस आपको समझ में आई होगी। बाकी आप हमारे जो सेल चल रही है इसको जरूर, कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।